Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. केले नाही, कुठलंही लसीकरण दिलं नाही आणि 5 राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये हे दोघे जण पश्चिम बंगालमध्ये दीदी दीदी करत फिरत राहिले. त्या दीदीनं कसा धनका दिला यांना आणि कशी वापस आले पश्चिम बंगाल मधून आपण पाहिलं. आणि त्या ठिकाणी या लोकांनी जेव्हा मनगढ़ंत स्कैंडल्स और खोद खोद के कीचड़ उछाल रहे हैं हम, मगर आसमान में सूखने वाले को जनतेची सेवा करता करता आपल्यामधून निघून गेले. आज त्या पोटनिवडणुकीसाठी त्यांचे उच्च शिक्षित पुत्र जितेश रावसाहेब अंतापूरकर यांना काँग्रेस पक्षाकडून महाविकास आघाडी सरकारतर्फे उद्धवजींच्या नेतृत्वात उमेदवारी दिली गेली. आम्हाला असं वाटलं इथं सुद्धा भारतीय जनता पार्टी थोडेसे संस्कार दाखवेल, पण भाजपचा आणि संस्काराचा काही दूर संबंध येत नाही. हे भारतीय जनता पार्टीचे लोक कोण आहेत? लोक आणि त्यांना सांगू इच्छितो, पतंगराव कदम साहेबांचं निधन झालं आणि 30 तारखेला आलेली आहे. या व्यवस्थेच्या माध्यमातून पंजा या चिन्हावर 1 नंबरवर चिन्ह आहे, 1 नंबरवर आणि 1 नंबरवर राहिला पाहिजे. 2 नंबरचा गेला वाया. 1 नंबरच्या पंजा या चिन्हावर बहुमताने निवडून द्यावं ही आग्रहाची विनंती करायला मी आपल्यापर्यंत आलो. मला विश्वास आहे की देगलूर शांति अमन विकास के लिए चलो बचाए बाबा साहब का संविधान, भीमराव का संविधान. ज्या बीजेपीच्या लोकांनी बाबासाहेबांचं संविधान जाळलं त्यांना निवडून दिला. शेतकऱ्यांना 9 शेतकऱ्यांना ज्यांची पोट, जी माणसं तुमचं पोट भरतात त्यांच्या पोटावरती गाडी नेणाऱ्या बीजेपीच्या मंत्र्यांच्या लोकांना तुम्ही निवडून देणार आहात काय? साबणेला निवडून द्या आणि देवेंद्र फडणवीसांसोबत गाव जेवण घ्या. वा वा वा. कोणाकोणाची इच्छा आहे देवेंद्र फडणवीसांसोबत जेवण करायची? देवेंद्र फडणवीसांना खाली मांडी मारून बसता येत नाही. त्यांचं शरीरच असं झालेलं जाळजूळ, जॅकेटच्या बाहेरचे नेते आहेत. त्याच्यामुळं भिकारी समजता का चंद्रकांत पाटील इथल्या शेतकऱ्याला? तुम्ही जे अन्न खाता त्या दाण्या दाण्यावर माझ्या शेतकऱ्याचं नाव लिहिलेलं आहे. इथली जनता 1 दिवसाच्या जेवणाची मला काही करायचं नाही. एक इमानदार उमेदवार आणि एक बेईमानदार उमेदवार, एक वाळू माफिया आणि एक सुशिक्षित उमेदवार, यातला फरक आपल्याला कळत असेल तर ज्यांनी शिवसेनेच्या पाठीत खंजीर खुपसला त्या हरामीच्या औलादला या मातीमध्ये गाडायचं आहे आपल्याला. ज्यांनी शिवसेनेला फसवलं, ज्यांनी बाळासाहेबांना फसवलं, मित्र त्याचं दुकान लागलंय आणि या साबणेचं सुद्धा आता दुकान लागणार आहे. उद्या 30 तारखेला आपण इमानदारी आदरणीय बाळासाहेबांचे शिवसैनिक असा मतदारसंघाच्या या पोटनिवडणुकीमध्ये जितेश रावसाहेब अंतापूरकर यांना शिवा संघटनेने जाहीर पाठिंबा दिलेला आहे हे सांगण्यासाठी मी या ठिकाणी आलो. मित्र, अनेक बाबी बोलण्यासारख्या आहेत. एकीकडे शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची महाआघाडी आहे, तर दुसरीकडे बैमानांची फौज उभा आहे. त्यामुळे मतदार म्हणून आपल्याला या नेतृत्वाला आपल्याला बळ देण्याची आवश्यकता आहे. आणि मग गद्दाराला साथ न देता, बैमानाला साथ न देता शिवा संघटना म्हणून सुद्धा मी या ठिकाणी देगलूर बिलोलीच्या विधानसभेमध्ये महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराला जाहीर पाठिंबा दिलेला आहे. माझा या सभेच्या माध्यमातून देगलूर बिलोलीतल्या शिवा संघटनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना, मावळ्यांना, समाज बांधवाला, ओबीसीला विनंती आहे
बांधवांनो, या ठिकाणी निवडून देत असताना आपल्याला पंजा निशाणीचं बटन दाबून ही येणाऱ्या भविष्याची चुणक दाखवण्यासाठी आपण सर्वांनी एकजुटीने जितेश अंतापूरकर, भाई प्रतापगडी, त्याचबरोबर या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अमोल मिटकरीजी, आनंद जाधवजी, आमदार राजूरकर, आमदार कैलास गोरंट्याल, अनिरुद्ध वनकर, मनोहर धोंडेजी, आमचे शिवसेनेचे नेते श्रीमान जाधवजी. सुंदर संगम आहे आणि यातून त्या संगमातून अमृतच बाहेर पडणार आहे. जितेशच्या माध्यमातून 30 तारखेला तुमची कामं 10 आहेत. चिंता करू नका, अशोक चव्हाण मजबूत आहे. तुमची कामं 10 आहेत. माझं एकच काम आहे. काय काम आहे? एकच आहे. काय आहे? पंचावर बटन दाबा आणि जितेशला विजयी करा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. पवार साहेबांचा वाढदिवस असल्यामुळं आजच आम्ही शिवसेनेच्या वतीनं पवार साहेबांना इम्रान प्रतापगढ़ी जी यांचं जोरदार टाळीने स्वागत करावं. हजारों की तादाद में मेरी आंखों के सामने मौजूद मेरी माएं, बहनें, बुजुर्ग और नौजवान साथियों, नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है? नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है? परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है? और वो तो हम हैं जो बचाई है विरासत, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? बेंगलुरु वालों, इस कोरोना में हमने एक ऐसे इंसान को खोया जिससे आप बहुत मोहब्बत करते थे. राव साहब, जिनसे आपने बहुत प्यार किया, जिन्हें आपने आमदार बनाया. राव साहेब अंतापुरकर साहब, मैंने उनकी ईमानदारी के किस्से दिल्ली में बैठ के सुने हैं, उत्तर प्रदेश में बैठ के सुने हैं. 2 बार एमएलए रहने के बाद भी जिस इंसान ने अपने पास घर जोड़ने के नाम पे सही से अपना घर तक न बनाया हो, उससे ज्यादा ईमानदारी की मिसाल क्या हो सकती है? मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं. आदरणीय अशोक राव चौहान जी साहब बड़े भाई हैं हमारे. उनका आदेश था कि इमरान आना है, लोगों से मुखातिब होना है, बात करनी है. मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं. एक तरफ आपका एक एमएलए लोगों के बीच में कोरोना के दौरान उनका हाल चाल लेने के लिए, उनकी बीमारी जानने के लिए, उनके इलाज के सिलसिले में घूमता रहा और खुद कोरोना पीड़ित होकर के ईश्वर को प्यारा हो गया. और एक तरफ हम जिस उत्तर प्रदेश से आए हैं, वहां गंगा जी में लाशें बह रही थी और उत्तर प्रदेश की सरकार ऑक्सीजन मांगने पर मुकदमे कर रही थी. मेरे भाई, राव साहब से आप जो मोहब्बत करते थे उसका कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है. जितेश नौजवान साथी हैं, पढ़े लिखे हैं. आपका दिया गया एक वोट दरअसल इन्हें वोट नहीं होगा, बल्कि राव साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जो आप पूरी तरह से तैयार है तानाशाही से लड़ने के लिए, तो उन तानाशाहों के हौसले पस्त हो जाएंगे. मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं. मुझे अच्छा लगा, मैं अभी अशोक भाई को सुन रहा था कि यहाँ किसानों के लिए जब उनकी फसलें बर्बाद हुई तो सरकार ने उनके मुआवजे की कोशिश की. अशोक भाई लगातार लड़ रहे हैं. यहाँ सोयाबीन की फसल बर्बाद हुई तो अशोक भाई उनके लिए लगातार लड़ रहे हैं. लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी जा रही हैं, उन्हें कुचल दिया जा रहा है. दिल्ली के बॉर्डर पर 400 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके. मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा कि इमरान साहब, किसान आंदोलन पर आप क्या कहते हैं? मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी ये तय कर लें कि 400 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है और कितने किसानों की जान लेने के बाद वो कृषि कानून को वापस लेंगे, तुझको कितनों का लहू देंगे. मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ. कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार. कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार. देश चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है. पार्लियामेंट में खड़े होकर के नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कांग्रेस ने 70 साल में क्या बनाया, बताइए क्या बनाया कांग्रेस ने. राहुल गांधी जी बगल में बैठे थे, उन्होंने पीछे मुड़ के कांग्रेस के लोगों से कहा मत बताना,
वरना जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। पिछले 7.5-8 साल में आपने सुना, मैंने चाय बेची, मैंने चाय बनाई। पूरे भारत में नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा व्यक्ति सामने लाते जिसने उनकी बनाई हुई, उनकी बेची हुई चाय पी हो तो शायद नहीं मिलेगा। आज तक मिला आपको कोई? नहीं मिला। आप अंदाजा लगाइए कि किस दर्जे का झूठ बोला जाता है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गई, बिका हवाई अड्डा। देश के तमाम हवाई अड्डे बेच दिए और वहां क्या बोर्ड लग गया? अडानी एयरपोर्ट। लेकिन मैं महाराष्ट्र को सलाम करता हूं कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट का नाम हटा करके वहां बोर्ड लगाया गया अडानी एयरपोर्ट, तो महाराष्ट्र के लोग उठ खड़े हुए और उन्होंने उस बोर्ड को हटा कर फेंक दिया और कह दिया यहाँ पर किसी व्यापारी के नाम का बोर्ड नहीं लगेगा, जो महाराष्ट्र की अस्मिता से जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं के नाम का बोर्ड लगेगा। मैं महाराष्ट्र के इस तेवर को सलाम करता हूं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोल सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। किसानों को शहीद करने वाली सरकार, लगातार महंगाई बढ़ाने वाली सरकार। मेरी माओ, आपको याद होगा कि जब आप गृहस्थी में जा करके, रसोई में जा करके गैस का सिलेंडर ऑन करती हैं तो आपको लगता है ना कि जो 300-350 का सिलेंडर था वो आज 1000 रुपए के पार पहुंच गया। जब आप कढ़ाई में सब्जी डालने के लिए, सब्जी बनाने के लिए तेल डालती हैं तो आपने देखा है ना कि जो कांग्रेस के समय में जिस रसोई तेल की कीमत 60 रुपए 70 रुपए लीटर थी, आज वो 200 रुपए लीटर पार हो चुका है। ऐसे में जब आप कढ़ाई में तेल डालती हैं तो आपके तेल के साथ साथ आपके आंसू भी बहते हैं, क्योंकि इस सरकार ने आपकी कमर तोड़ करके रख दी, महिलाओं की कमर तोड़ करके रख दी। यहाँ बड़ी तादाद में महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी लगातार महिलाओं के लिए लड़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, हम सब उनके साथ खड़े हैं। ऐसे में महाराष्ट्र से जो संदेशा जाएगा उसका पूरे देश में बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। अशोक चौहान साहब बैठे हैं, अशोक चौहान साहब जिस तरह से लगातार मेहनत कर रहे हैं, सच में जितेश आप खुशनसीब हैं कि आपका चुनाव आप नहीं लड़ रहे बल्कि अशोक चौहान साहब लड़ रहे हैं। इससे आपके चुनाव को जो मजबूती मिली है उसके लिए मैं अशोक भाई की मेहनत को और उनकी हिम्मत को सलाम करता हूं कि उन्होंने राव साहब से जो रिश्ता जोड़ा था उसे उनके बेटे के साथ भी निभा रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि वालिद के छोड़े गए कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें उनका बेटा पूरा करता है। आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, आपको उस जिम्मेदारी को निभाना है। आपके पिताजी ने देगलूर के लिए जो सपने देखे हैं, देगलूर की आवाम के लिए, देगलूर के लोगों के लिए उनके मन में जो ख्वाब थे, जब आप इस चुनाव को जीत जाइएगा उसके बाद जो सपना उन्होंने देखा था उसको पूरा करने के लिए आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास अशोक चौहान साहब की सरपरस्ती है, उनका साथ है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में आप बेंगलुरु के लिए एक नई इबारत लिखेंगे। जिन जिन कामों को आपके पिताजी पूरा करना चाहते थे लेकिन प्रकृति ने उन्हें बहुत लंबी उम्र नहीं दी, बल्कि वो अपनी सांसें कुर्बान कर गए लोगों के लिए, लड़ते हुए लोगों के लिए सांसें तलाशते हुए, उस काम को आप पूरा करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। उठाइए एक हाथ अपना और बताइए कि आप जितेश के साथ हैं, पीछे तक कोई भी हाथ नीचे नहीं रहेगा।
मोहब्बत है, बहुत सारा प्यार। धन्यवाद। प्रेम व विश्वास करणारी ही जनता येण्यावरून महाविकास आघाडीचा उमेदवार निवडून आणला। दुसरी पोटनिवडणूक महाराष्ट्रामध्ये देगलूर बिलोली मतदारसंघात लागली। इथे रावसाहेब अंतापूरकर यांचं दुःखद निधन झालं आणि ती पोटनिवडणुकीमध्ये त्यांचे पुत्र जितेश अंतापूरकर यांना महाविकास आघाडीकडून उमेदवारी दिली गेली। त्यांच्याच प्रचाराच्या करता पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशानुसार शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडून मला पाठवलं गेलं। मी एकटाच इथे राष्ट्रवादीकडून आलो नाही, तर माननीय छगन भुजबळ साहेब आले, माननीय नवाब मलिक साहेब आले, माननीय धनंजय मुंडे साहेब आले, माननीय दत्तात्रय भरणे साहेब आले, माननीय संजयजी बनसोडे साहेब आले आणि राष्ट्रवादीचे अनेक स्टार प्रचारक इथे येऊन गेले। त्यामुळे आम्हाला विश्वास आहे काँग्रेसच्या या उमेदवाराला निवडून आणण्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा एक सिंहाचा वाटा असेल आणि निश्चितच येणाऱ्या निवडणुकीत निकाल हा महाविकास आघाडीकडून लागणार। आणि आता या ठिकाणी भाजप सरकारचे जे उमेदवार आहेत त्यांचे दिग्गज नेते येतात ते म्हणतात की आम्ही पंढरपूरची पुनरावृत्ती देगलूर शहरामध्ये पुन्हा एकदा करून दाखवू। प्रत्येकाला जिंकण्याचा विश्वास असतो, लोकशाहीने त्यांना सुद्धा जिंकण्याचा विश्वास प्रकट करण्याचा अधिकार दिलेला आहे। मात्र शिवसैनिक ज्या पद्धतीने चिडलेले आहेत, कारण सुभाष साबणे हे जे उमेदवार होते ते 3दा शिवसेनेकडून निवडून आले होते। मागच्या काळात भाजप आणि शिवसेना वेगळी लढलेली असताना सुद्धा भाजपच्या विरुद्ध ते शिवसेनेकडून निवडून आले होते। त्याच्यामुळे शिवसैनिकांचा रोष हा साबणे साहेबांना पण चांगल्या पद्धतीने माहीत आहे। म्हणून देवेंद्र फडणवीसांना तरी गोड स्वप्न पडत असेल की आम्ही पंढरपूरची पुनरावृत्ती करू, तर मला नाही वाटत पंढरपूरची पुनरावृत्ती होईल। पंढरपुरातील जनतेला तुम्ही गाफल ठेवलं आणि साधी भोळी जनता तुमच्या प्रेमाला बळी पडली। मात्र त्यानंतर इथली महाविकास आघाडी सरकार जागी झालं आणि ही नमस्कार, मी इसाक पडेल, एनसीएन न्यूज टीव्हीमध्ये आज आपले स्वागत आहे। आज देगलूर शहरामध्ये देगलूर बिलोली पोटनिवडणुकी संदर्भात या ठिकाणी आज खूप मोठी महाआघाडीची जाहीर सभा घेण्यात आली। या जाहीर सभेमध्ये तिन्ही पक्षाचे दिग्गज नेते आले होते आणि या ठिकाणी त्याच्यातलेच शिवसेनेचे माजी आमदार चव्हाण साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांची पूर्ण टीम या ठिकाणी उपस्थित आहे। माजी आमदार साहेब, आपण या पोटनिवडणुकी संदर्भात काय सांगणार आहोत की जे पंढरपूरमध्ये झालं तसेच पण ह्या देगलूरमध्ये होत्या, त्या ठिकाणी सुद्धा महाआघाडीची एवढी मोठी ताकद असताना सुद्धा तुम्हाला प्रभाव स्वीकारावा लागला त्या ठिकाणी, तर देगलूर शहरामध्ये काय होणार? महाविकास आघाडीचा उमेदवार अंतापूरकर जितेश त्याच्या नावामध्येच जितेश आहे, त्याच्यामुळे तो निश्चित जिंकल्याशिवाय राहणार नाही। पंढरपूरचं म्हणत असाल तर पंढरपूर आणि हे खूप अंतर आहे, पश्चिम महाराष्ट्र हे मराठवाडा आहे आणि त्याच्या धर्तीवर किंवा त्या ह्याच्यावर अंदाज लावायची काही गरज नाही। एखाद्या वेळेस धोका होऊ शकतोय, पण ह्या ठिकाणी कुठल्याही परिस्थितीमध्ये महाविकास आघाडीचा उमेदवार भरपूर मतानं 50,000च्या वरच्या मताधिक्यानं विजयी झाल्याशिवाय राहणार नाही। ही काळ्या दगडावरची रेष। जे शिवसेनाचे जे आमदार होते जे सध्या भाजपमध्ये गेले, त्यांना उमेदवारी भेटली, ते तुमच्यासोबत होते, तर त्यांच्याबद्दल आपण काय बोलणार? काय स्वार्थ माणसाचं सगळं, त्यांच्यामध्ये दम निघाली नाही। त्यांनी जर दम घेतली असती, दम खाल्ली असती तर पुढच्या वेळेस मागं पुढे त्याचा निश्चित विचार झाला।